बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स में होने वाली एडजस्टमेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर्स में मैं एक चीज़ को बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी अकाउंटिंग का जो पीरियड है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 तक जाता है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से दिसंबर 31 हर साल स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। 31 दिसंबर को हर कंपनी, हर बिजनेस अपने अकाउंट का हिसाब किताब करती है और उस दिन फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो उनमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग में किसी भी साल में कोई भी वसूली या कोई भी अदायगी जो बिजनेस करता है उसको हम इनकम या एक्सपेंस सिर्फ उसी सूरत में एक ख़ास ईयर का कंसीडर करेंगे जिस ख़ास ईयर से उसका ताल्लुक होगा। पेमेंट चाहे जब मर्जी हो, रिसीप्ट जब चाहे मर्जी हो, इनकम जिस साल की है उसी साल में लिखी जाएगी। एक्सपेंस जिस साल का है उसी साल में ही लिखा जाएगा। अगर किसी एक्सपेंस की अदायगी, उसकी पेमेंट उसके प्रीवियस ईयर में कर दी जाए तो वो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस नहीं कहलाता, जिसको हम कैश बेसिस कहते हैं। कैश बेसिस में कहा जाता है कि जब पेमेंट हुई खराजात तभी हुए, जब वसूली हुई है इनकम तभी हुई है। ये कैश बेसिस टैक्स की बुनियाद तो बन सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में इसको नहीं देखा जाता। अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस फॉलो की जाती है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि एक्सपेंस जिस साल का है उसी साल में लिखा जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट लेट हो जाए। जिस साल आपका कोई भी पेमेंट आती है रेंट की या इलेक्ट्रिक चार्जेस की या कोई भी कॉस्ट आप जिस साल में बेयर करते हैं, जिस साल उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो उसी साल की काउंट होगी, उसी साल में लिखी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2009 में जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं अगर वो 2010 के हैं तो उनको 2010 की बजाय 2009 का ही कंसिडर कर लिया जाए। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि अगर वो एक्सपेंसेस 2010 में अदा किए गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन एक्सपेंसेस का फ़ायदा 2009 में उठाया गया। जिस साल में उस एक्सपेंस का फ़ायदा उठाया गया है उस साल का ही वो एक्सपेंस है और उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में उसे शो किया जाएगा। इसी तरह से कोई भी आमदनी अगर हम एडवांस में रिसीव कर लें तो वो एडवांस में रिसीव कोई आमदनी नहीं कहलाती। हमें देखना ही होगा कि ये इस आमदनी पे, इस अर्निंग पे हमने काम कब किया है, इसका पीरियड कौन सा है जिस पीरियड में इस पे एक्चुअली काम होना है। जिस पीरियड की वो आमदनी है उसी पीरियड की इनकम स्टेटमेंट में उसको इनकम में दर्ज किया जाएगा। किसी ऐसे साल में दर्ज नहीं किया जाएगा जिस साल में उसकी अदायगी सिर्फ वसूली हुई है और सिर्फ वसूली की बुनियाद पे किसी चीज़ को इनकम कंसिडर नहीं किया जाता। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने अब डिटेल में डिस्कस करना है और अकाउंटिंग में एक तरीक़ेकार है कि हर एडजस्टमेंट जो 31 दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर पे हमारे सामने आएगी उसके हमें अपने फाइनल अकाउंट्स में 2 इफेक्ट करने होते हैं। उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें फौरी तौर पे 2 एडजस्टमेंट्स प्लस और माइनस के तरीके से करनी पड़ती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में हम बाद में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या है और इसको कैसे हल किया जाता है।
आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इन एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स पे बात करेंगे और उसके बाद इनकी रेलेवेंट एंट्रीज को देख सकेंगे। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है एक्रूड एक्सपेंस के बारे में। एक्रूड एक्सपेंस का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इसको आसान अल्फाज में एक्सपेंस पेबल कहते हैं, और उर्दू लैंग्वेज में इसको वाजिबुल अदा अखराजात कहा जाता है। वाजिबुल अदा से मुराद ये एक्सपेंस ऐसे हैं जिनका आप फायदा उठा चुके हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इंकर हो चुके हैं, जिसका बिजनेस अपना पूरा एडवांटेज हासिल कर चुका है। सपोज हमने एडवर्टीजमेंट की कोई कंपेन चलानी थी, तो वो एडवर्टीजमेंट की कंपेन हम चला चुके हैं। हम एडवर्टीजमेंट का वो जो काम था वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो काम कर चुके हैं, यानी कि एग्जांपल इसकी ये होगी कि अगर हम एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट कंपेन आपने वो चला दी है, अब उसके बाद आप उससे उसकी पेमेंट रहती है। तो एडवर्टीजमेंट कंपेन इन 2009 में आपने एडवर्टीजमेंट कंपेन की, बट पेमेंट नॉट मेड इन ईयर 2009। ये एक मिसाल है। हमने एडवर्टीजमेंट कंपेन यानी कि इश्तिहार का कोई ठेका किसी कंपनी को दिया, किसी इदारे को, किसी भी पर्सन को दिया कि हमारी कंपनी के इश्तिहार चला दें। तो उसने खर्चा किया और वो खर्चा उसने 2009 में सारी कंपेन का मुकम्मल कर लिया। आपने उस एडवर्टीजमेंट से फ़ायदा भी उठा लिया, लेकिन आपने 2009 गुजरने तक, यानी कि 2009 के एंड तक आपने उस एडवर्टीजमेंट कंपेन, उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की अदायगी नहीं की। अगर आपने ये अदायगी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 2009 के एक्सपेंसेस में नहीं लिखेंगे। इसे 2009 के एक्सपेंसेस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा 2009 में उठा लिया गया है। अगरचे इसकी पेमेंट नहीं हुई, अगर इसकी पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब कि ये पेमेंट आपके ज़िम्मे है, ये पेबल है। तो 31 दिसंबर 2009 को हम दो चीज़ें कंसीडर कर रहे होंगे कि ये एडवर्टीजमेंट चूँकि हो चुकी है और ये एक्सपेंस हमारे ज़िम्मे है, इसका बिल हमें वसूल हो चुका है, हमने इसकी अभी तक सिर्फ पेमेंट नहीं की। तो दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। एक चीज़ ये कि ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो चुका है, तो क्या करना चाहिए हमें कि इसको एक्सपेंस में लिखना चाहिए। तो इसको एक्सपेंस में लिख दिया जाएगा। चूंकि इसकी पेमेंट नहीं हुई इस वक्त, इसलिए किसी एंट्री में ये अभी तक नहीं आया होगा, इसलिए साल के एंड पे ये डिस्कवर होगा कि एक ऐसा एक्सपेंस हुआ है जिसकी पेमेंट हमने नहीं की। तो साल के एंड पे 31 दिसंबर को जब ये डिस्कवर होगा तो हम उसी वक्त एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे कि हम इसकी एक एंट्री बना लेंगे और उस एंट्री के इफेक्ट के तौर पे हम इसको एक्सपेंस में शामिल कर देंगे। इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस क्या होगा कि हम इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करेंगे। प्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, जो हमारी एक्सपेंस साइड है, वहां पे एज एन एक्सपेंस जमा करेंगे कि ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है। इस साल का एक्सपेंस है तो हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हर सूरत लिखना है। दूसरी बात ये कि ये एक्सपेंस चूंकि आपने अभी अदा नहीं किया, अगर आपने इसको अदा नहीं किया तो आपको इसे लायबिलिटी के तौर पे लेना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसे अदा करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट हमारे जिम्मे हो और हमने वो अदा ना की हुई हो तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। मींस कि इसे हमें लायबिलिटीज में भी जमा करना पड़ेगा। लायबिलिटीज मींस हमारी बैलेंस शीट की एक साइड हमारी है जिसमें लायबिलिटीज होती हैं, तो लायबिलिटीज में इसको लिखना पड़ेगा। दो इफेक्ट इसके हमारे सामने आ गए। ये दो इफेक्ट्स हम करेंगे कब, जब कोई एक्रूड एक्सपेंस हमारे सामने आएगा। तो ये दो हमारे इफेक्ट्स मुकम्मल हो गए। अब अगर तो कोई एक्रूड एक्सपेंस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर कोई एक्रूड कॉस्ट होगी तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा करेंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, यानी कि जहाँ पे हम कॉस्ट जमा करते हैं, ये सिर्फ तब होगा जब हम ये सब इन केस ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर कोई कॉस्ट ऐसी बेयर की है हमने जिसकी हमने अभी तक अदायगी नहीं की, तो उस कॉस्ट को जारी बात है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दर्ज करते हैं। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा होगा, अगर कोई कॉस्ट होगी तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे। और लायबिलिटी दोनों सूरत में है कि इस एक्सपेंस को लाजमी पे करना है। इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको वसूल हो गया, आपने उसको पेंडिंग किया हुआ है, अभी तक अदा नहीं किया। इसमें आपके लिए मिसाल हो सकती है कि सैलरीज पेबल हो सकती हैं, ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन था वो पे नहीं किया, इसमें सैलरीज पेबल की कुछ मिसालें आ सकती हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिक बिल जो है वो पेबल है। कोई भी एक्सपेंस पेबल आए जिसमें आप कह सकते हैं वेजेस पेबल हैं, तो जो चीज़ें इनकर हो चुकी हैं वो इन चीज़ें अगर हमने अदा नहीं की तो वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, अगर वेजेस हैं तो वो कॉस्ट है। अगर कॉस्ट होगी तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे, अगर एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा तरीक़ेकार होगा फर्स्ट एडजस्टमेंट में, जिसमें हमारा एक्रूड एक्सपेंस हमारे सामने आता है। अब इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री मैं बता देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्री, इसकी हम जो एडजस्टिंग एंट्री कर रहे होते हैं वो ये है बेसिकली जिसकी बुनियाद पे हमने ये दो काम किए। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो जो भी एक्सपेंस हमारे पास होगा उसकी एडजस्टिंग एंट्री ये बनती है। हमें एडजस्टिंग एंट्री जहाँ रिक्वायर्ड होंगी हम वही करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं होती, अगर कोई एंट्री रिक्वायर की जाए तो हम करते हैं। अब जब हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा करना है तो इसका मतलब ये हुआ जी, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और जो रेलेवेंट लाइबिलिटी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमने अभी अदा करना है, तो वो एक्सपेंस भी है इसलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। और हमारे पास वही चीज़ हमने अभी तक अदा नहीं की तो वो हमारे लिए पेबल है, लाइबिलिटी है, इसलिए हम पेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी कि इस बुनियाद पे, इस एंट्री की बुनियाद पे हमने यहाँ पे इस एक्सपेंस को डेबिट किया है, या अगर कॉस्ट होगी तो कॉस्ट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज में हमने प्लस किया है, हमने लाइबिलिटीज में इजाफा किया है। तो कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी कॉस्ट अकाउंट जो होगा जिसमें हमने एंड तक कोई चीज़ अदा जो है वो अदा नहीं की और उसको लिखा भी नहीं है, तो उसको डेबिट करने से मुराद ये है कि हम उसके अकाउंट में उसको जमा कर रहे हैं, और उसके अकाउंट को क्रेडिट करने से मुराद ये है कि हम उसको एज अ लाइबिलिटी के तौर पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक इसको अदा नहीं किया। ये हमारी एडजस्टमेंट है फर्स्ट वन, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि ऐसा कोई एक्सपेंस अकाउंट जो अकर हो चुका है लेकिन हमने इसको अभी तक अदा नहीं किया, तो ये हम अदा करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट लिखी जाएगी 31 दिसंबर को। दूसरी एडजस्टमेंट हमारे पास जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, या इसको हम एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस मतलब पेश की अदा कर देना। हमने फर्स्ट केस में पढ़ा कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक अदा न किए हों वो वाजिबुल अदा हैं, वो लायबिलिटी है। लेकिन कई बार ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो हम एडवांस में अदा कर चुके होते हैं। एडवांस में क्या हमने अदा किया है, मिसाल के तौर पे हम हो सकता है कि हमें पेश की अदायगी हम अगर कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया।
कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 माह का रेंट एडवांस में पे किया रहता है। कुछ कंपनीज अपनी ज़मीनों पे अपना जो पोजेशन है, अपना कब्जा जो है वो उसको करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं। तो उस सिलसिले में वो अपने 1-1 साल के 2-2 साल के रेंट जो हैं वो एडवांस में पे कर देते हैं। तो ये रेंट पेड इन एडवांस कहलाता है। अब चूंकि अरसा गुजरा नहीं होता, तो अरसा अगर गुजरा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो रेंट जो है वो अदायगी उसकी एडवांस में कर दी है। तो जो भी एक्सपेंस हम रेलेवेंट पीरियड में एडवांस में कर देते हैं और उसका अरसा दिसंबर 31 के आने पे हमें पता चलता है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमने ये रेंट या एक्सपेंस एडवांस में दे दिया। इसकी मिसाल इंश्योरेंस भी हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीपेड। और हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस हमेशा प्रीपेड ही होती है। उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस की किस्त जमा कराई जाती है दिसंबर में, 31 दिसंबर से पहले पहले इंश्योरेंस की एक किस्त दी जाती है। तो उस इंश्योरेंस की किस्त का जो अरसा होता है वो आने वाला साल होता है। सपोज आपने 12 माह के लिए इंश्योरेंस की एक किस्त जमा करवा दी, तो वो 12 माह के लिए जो इंश्योरेंस किस्त जमा करवाई वो दिसंबर 31 पे जमा करवाई है। अब 2009 के दिसंबर में अगर आपने कोई इंश्योरेंस की किस्त जमा करवाई है तो उसका तो सिर्फ 1 माह एक्सपायर होगा और साल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने 11 माह की जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड कर दी है, एडवांस कर दी है। तो वो 11 माह की इंश्योरेंस को हम 2009 का एक्सपेंस नहीं लिख सकते, हमें उसे 2010 का एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। तो 2009 में क्या करना होगा, हमें 2009 में ये करना होगा कि अगर आपने वो एक्सपेंस पे कर दिया है तो हमें अब उसमें से सिर्फ 1 साल का 1 माह का एक्सपेंस तो रहने देना होगा। हमें उससे में से जो जितना भी प्रीपेड हमारी कैलकुलेशन में आ रहा होगा वो सारे का सारा हमें एक्सपेंस की अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं बनता। तो हमें करंट ईयर में ये एक्सपेंस माइनस करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जहां पे ये एक्सपेंस लिखा होगा, रेंट एक्सपेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस, उस अकाउंट में से हम इसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको माइनस करने से मुराद ये है कि हम इसको बेसिकली कम करना चाहते हैं। अगर ये कॉस्ट होगी, अगर आपने कोई कॉस्ट एडवांस में पे कर दी है, जैसे हम वेजेस पेड इन एडवांस अगर एज्यूम कर लें कि हमने वेजेस जो हैं वो एडवांस में पे किए हैं, वेजेस पेड इन एडवांस, तो ये एक कॉस्ट जो है वो एडवांस में पे हो गई। तो इसका हमें क्या करना होगा, कॉस्ट की जगह तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड नहीं है, कॉस्ट की जगह है ट्रेडिंग की डेबिट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे माइनस करना होगा कहाँ पे जाके, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड से हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पहला इफेक्ट इसका मुकम्मल हो गया। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हमें करने हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसे ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस, हाँ इसमें माइनस करने से मुराद क्या है, हम बेसिकली जो एक्सपेंस हमने बढ़ा के लिख दिया है हम उस एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेंस जो है वो जब कम हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसकी डेबिट साइड है वो कम हो गई। अब दूसरी चीज, इसका दूसरा इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, जो एक्सपेंस हमने एडवांस में दे दिया, यानी कि उसका अभी टाइम ही नहीं गुजरा था, वो हम एडवांस में दे चुके हैं, उसको हम अपना एक्सपेंस कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया है उसके रेलेवेंट अकाउंट से। तो इसका मतलब ये है कि वो तो आपके पैसे हैं और वो किसी और के पॉकेट में, किसी और के पास चले जाए। तो जब तक आपका किसी पैसे पे क्लेम होता है तब तक वो आपका एसेट होता है। तो जो भी एक्सपेंसेस हम एडवांस पे करेंगे वो हमारे एसेट्स हैं, इसलिए हम इस प्रीपेड की जितनी भी अमाउंट बनेगी उस अमाउंट को एसेट्स में जाके जमा कर देंगे। जहां पे रेंट होगा वहां लिखेंगे प्रीपेड रेंट एसेट के तौर पे। तो चाहे कॉस्ट हो चाहे एक्सपेंस हो, जो भी आप प्रीपे करेंगे आप उसको एसेट्स में जमा कर देंगे। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। जो फर्स्ट इफेक्ट है, अगर एक्सपेंस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर देंगे, या अगर कॉस्ट का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर देंगे इन केस ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों इसमें कंप्लीट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ी
तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में था एक्रूड एक्सपेंस, के एक्सपेंस हो गया है, अदा नहीं किया तो वो लायबिलिटी बन गया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्सपेंस जो है हमने एडवांस में अदा कर दिया, तो अगर एडवांस में अदा कर दें तो हमारा एसेट बन जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको प्लस किया था, अगर कॉस्ट इन केस ऑफ कॉस्ट हो तो हमने इसको यहाँ पे प्लस किया था ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट इफेक्ट है, इधर लाइबिलिटीज में जमा कर रहे हैं, इधर एसेट्स में, क्योंकि ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे एक्सपेंस हमने अदा नहीं किया और यहाँ हमने एडवांस में अदा कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 है एक्रूड रेवेन्यू। इसको हम रेवेन्यू रिसीवेबल भी कहते हैं। रिसीवेबल से मुराद ऐसा रेवेन्यू, ऐसी इनकम, ऐसी पेमेंट रिसीव जो अभी तक आपको वसूल नहीं हुई, मतलब रिसीवेबल हम उसे कहते हैं जो आपका जिस पर राइट बनता हो। तो ये उर्दू में हम कहते हैं इसको वाजिबुल वसूल, कि ये आपका है, आप वसूल कर सकते हैं। तो अगर 31 दिसंबर पे जाके हमें ये पता चलता है, एक चीज हमने जो छोड़ी अभी वो मैं लिख देता हूँ कि प्री पेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होनी चाहिए। प्री पेड एक्सपेंस की बेसिकली जो एंट्री बनती है वो क्या है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डेबिट या ट्रेडिंग के डेबिट पे कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसमें कमी ला रहे हैं। जब भी किसी एक्सपेंस और कॉस्ट में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं, और जब यहाँ पे आप नजर आ रही है कि कमी आ रही है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे होंगे। दूसरी साइड पे हमने एसेट्स में इजाफा किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस एक्सपेंस अकाउंट को एक्सपेंस प्रीपेड के अकाउंट को, यानी कि जो आपने इजाफी पे किया उसको आप प्रीपेड लिखें, एक्सपेंस प्रीपेड को डेबिट कर देंगे एज एन एसेट कि ये हमारा एसेट है, और क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस अकाउंट को जहां पे लिखा होगा रेंट एक्सपेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसके क्रेडिट होने से मुराद है कि इसमें कमी आ रही है, और हमने ऊपर भी यही लिखा है कि ये माइनस हो रहा है। और इसके प्रीपेड एसेट अकाउंट को हमने जब डेबिट किया है तो इसका मतलब कि आप एसेट्स में इजाफा कर रहे हैं। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। नेक्स्ट केस है हमारे पास एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू से मुराद है कि हमारे पास कुछ अमाउंट्स हो सकती हैं जो हमारा राइट बनता है और हमें वो वसूल नहीं हो रही। मतलब आपने कोई चीज अर्न की हुई है, तो वो अर्न की हुई चीज जो, जैसे सपोज सैलरी रिसीवेबल, तो अगर सैलरी रिसीव हो जाए और रिसीव ना हो, आप अर्न कर चुके हो, रिसीव ना हो, तो वो सैलरी आपका राइट है, वो आपकी इनकम भी है, वो आपका राइट भी है, आपका रिसीवेबल बन गया। हो सकता है कि रेंट रिसीवेबल हो, पॉसिबल है कि आपका कमीशन रिसीवेबल हो। तो कोई भी ऐसी आमदनी, कोई भी ऐसी इनकम जो रिसीवेबल है, तो इनमें से जो भी चीज होगी ये हमारा राइट बनता है, ये हमारी इनकम भी है और हमारा राइट भी है। अब चूंकि हमें नजर आ रहा है कि ये जो रेवेन्यू रिसीवेबल है ये हमारी इनकम रिसीवेबल है बेसिकली, और दिसंबर 31 के एंड तक हमने उसको अपनी इनकम में दर्ज नहीं किया, और अगर आपको अभी तक ये मिला नहीं है, सारी बात है, जिस चीज पे आपका राइट हो और वो आपको अभी तक मिला ना हो तो वो आपका एसेट बन जाता है। तो इसके दो इफेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर ये इनकम है और आपको नहीं मिली तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जमा कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये अगर हमारा कोई सेल का कोई मसला है, मतलब इसमें यही चीज आएगी कि रेवेन्यू रिसीवेबल से मुराद अदर रेवेन्यू है जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके जमा कर देंगे, क्योंकि हमारी ये इनकम है। तो इसको, इसमें एक ही केस आएगा कि हमारी इनकम होगी, तो और तमाम इनकम जो पेंडिंग चली आ रही हो, आपने अभी तक ना लिखी हो, तो हम उनको जब लिखते हैं तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और लॉसेस। इसके अलावा जब आपकी इनकम है, आपका राइट है और आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एसेट भी है, तो इसको हम एसेट्स में भी बैलेंस शीट में जमा करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसको जमा किया जाएगा और बैलेंस शीट में इसको एसेट्स में जमा कर दिया जाएगा।
ये हम क्यों करते हैं, इसकी एंट्री क्या बनती है, किस एंट्री की बुनियाद पे हम ये प्लस माइनस कर रहे हैं। हमें यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारी एक इनकम है जो अभी तक हमने रिसीव नहीं की। अगर हमारी कोई इनकम है और वो रिसीव नहीं हुई और हमें तक मालूम नहीं है अभी तक, तो जब भी इनकम बढ़ती है, जब भी कोई इनकम हम लिखना चाहते हैं, उसको किसी अकाउंट में लिखना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा रूल ये है कि हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। और ये इनकम चूंकि अभी तक वसूल नहीं हुई, हमारा एसेट है, तो ये हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं। अब यहाँ एसेट को डेबिट कर रहे हैं, इसको मतलब एसेट्स में इजाफा होगा। इनकम में इजाफा कर रहे हैं तो इसको मतलब इनकम क्रेडिट होगी। तो हमें एंट्री क्लियर हो जाएगी कि एंट्री में जो भी एसेट यहाँ बनता है वो यहाँ पे डेबिट होगा। तो यहाँ पे वो इनकम का जो अकाउंट होगा, इनकम रिसीवेबल, वो यहाँ पे बतौर एसेट के यहाँ पे डेबिट होगा। और इनकम जो हमारी रहती है, इनकम अकाउंट जो होगा, सपोज कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट या रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो होंगे ये बतौर इनकम के यहाँ पे क्रेडिट होंगे। तो ये इनकम अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया और एसेट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। तो ये हमारी एंट्री है जिसकी बुनियाद पे हमने ये इफेक्ट लिखा। हमें असल में जो काम करना है वो सिर्फ इसी इफेक्ट से है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जमा कर देंगे और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स में इसको जमा कर देंगे। ये वो काम है जो हमें फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। एंट्री क्या बनती है वो इसकी बुनियाद है, वो मैं साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। इनकम रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट हो रहा है, और इनकम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इनकम में भी इजाफा हो रहा है। तो ये हमारी एंट्रीज जो एडजस्टमेंट्स की ये साथ साथ हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट में है अनअर्न्ड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, पेशगी वसूली। ऊपर वाले केस से बिल्कुल अपोजिट है ये। ऊपर वाले केस में कहा जा रहा था कि इनकम हमने कमा ली है और हमें अर्न अभी वसूल नहीं हुई, अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने वसूल नहीं किया। यहाँ फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि इनकम जो है वो अनअर्न्ड है, मतलब रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कुछ पैसे कहीं से एडवांस में वसूल कर लिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब कंपनी को ठेका देती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी इसका एडवांस देते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी अकाउंटिंग करेगा तो वो यही लिखेगा कि मैंने एडवांस वसूल कर लिया। तो जो पैसा आपने अभी तक अर्न नहीं किया वो पैसा आपने एडवांस में ले लिया। तो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इन एडवांस, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है तो आपने उसकी जो रकम है वो पहले से वसूल कर ली। या फिर आपने कोई सैलरी एडवांस में रिसीव कर ली, सैलरी अनअर्न्ड इसे आप कह सकते हैं कि अभी कमाई नहीं है, पहले वसूल कर लिए। कोई कमीशन है जो आपने एडवांस में ले तो लिया लेकिन आपने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया, आपने उस पर अभी कोई अर्निंग ही नहीं की, इसे हम कहते हैं कमीशन अनअर्न्ड या अनअर्न्ड कमीशन। इसे हम आम अल्फाज में अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का रेवेन्यू है जो आपने, इसका मतलब ये है कि हमने कोई अदायगी है जो एडवांस में वसूल कर ली है, कोई ऐसे पैसे जो हमने एडवांस में ले लिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी अदायगी है जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है तो वो हमारी इनकम नहीं कहलाती, उसको हम अपनी इनकम कंसीडर नहीं करते। अगर वो वसूल हो भी चुकी है तो उसको अगर साल के एंड पे पता चल रहा है कि ये तो इनकम थी नहीं, अगर वो इनकम नहीं थी तो हम उसको इनकम में से निकाल देंगे, इनकम में से उसे माइनस कर देंगे। और अगर हमने उसको इनकम लिखा हुआ था तो हम उसको इनकम से माइनस करेंगे, हटाएंगे। तो इसका इफेक्ट फिर क्या होना चाहिए, इसका इफेक्ट और इसकी एंट्री हमें ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर कोई कमीशन अकाउंट में हमने कोई इजाफा किया हुआ है, हमने किसी आमदनी में कोई इजाफा किया हुआ है और वो इजाफा बनता नहीं है, मतलब वो किसी और पीरियड की आमदनी अभी तक हमने रिसीव कर ली है लेकिन अर्न नहीं की, आइंदा साल में वो अर्न होगी, आइंदा साल की वो इनकम में शामिल होगी। तो इस साल क्या करें, सपोज 2014 में आपने कमीशन रिसीव कर लिया और वो अभी अपना अर्न ही नहीं किया, आपने उस पर कोई काम ही नहीं किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट मनी 2014 में रिसीव कर ली लेकिन आपने अभी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट ही नहीं की। तो इस सूरत में अगर हमने कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करके कैश को डेबिट किया हुआ है तो वो हमें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं कि वो इनकम चूंकि नहीं है तो हमें उसे माइनस करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की
क्रेडिट साइड से। इसकी क्या वजह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब इनकम होती है, जब हम इनकम को लिखते हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। तो माइनस करने के लिए भी वहीं जाना होगा और उसको इनकम्स में से डिक्रीज करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इनकम को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से इसको माइनस कर देंगे। और इसी तरह से अगर ये हमारे ऊपर कोई बर्डन है, हमारे ऊपर ये ऐसी चीज़ है कि हमने वसूल कर लिया है और अभी तक हमने किसी का काम नहीं करके दिया, तो ये पैसा अगर हमारे पास वसूल हुआ है तो ये पैसा हमारे ऊपर लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी में भी जमा करेंगे। किसी और के वो पैसे जो आपने अभी तक अर्न नहीं किए तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी आपके पास है, उसको हम लायबिलिटी कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटीज में ऐड कर दिया जाएगा। इसकी जो एंट्री है जिसकी बुनियाद पे हम ये इफेक्ट करते हैं, वो अब एंट्री क्या बनती है वो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हमारे पास लायबिलिटी का एक अकाउंट है उसमें इजाफा हो रहा है और हमारे पास इनकम का एक अकाउंट है जिसमें कमी आ रही है। और हम लोग डेबिट और क्रेडिट के असूलों के मुताबिक जानते हैं कि जब भी किसी इनकम में इजाफा होता है वो क्रेडिट होती है और जब भी किसी इनकम में कमी आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक इनकम में कमी आ रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो इनकम अकाउंट होगा वो चाहे कमीशन के नाम से हो, चाहे वो सैलरी के नाम से हो, चाहे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मनी वसूल कर ली हो, चाहे वो कोई अर्नड रेवेन्यू हो, तो आप उस इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे उसमें कमी करने के लिए। और उसमें क्रेडिट किसे करेंगे? लायबिलिटी को, कि ये जो हमारा लायबिलिटी अकाउंट है मींस के जिसे हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट, इस अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट को बतौर लायबिलिटी के हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि ये पैसा आपने अर्न नहीं किया, ये पैसा आपका नहीं है। जो पैसा हमारी जेब में हो, हमारा ना हो, हम उसे अपनी लायबिलिटी कंसिडर करते हैं और उसे लायबिलिटी के तौर पे अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू को बतौर लायबिलिटी के क्रेडिट किया है और इनकम अकाउंट जिसमें हमने इसको डाला था वो कोई कमीशन अकाउंट होगा, वो कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट मनी का अकाउंट होगा, तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करने से मुराद कि हम इनकम में कमी करना चाहते हैं। फाइनल अकाउंट में इससे रिलेटेड सिर्फ दो चीज़ें कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर देंगे और लायबिलिटीज में जमा कर देंगे क्योंकि ये हमने अभी अर्न नहीं किया, ये हमारी आमदनी अभी बनी नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट। ये बहुत आसान और सिंपल और मोस्ट रिपीटेड आइटम है फाइनल अकाउंट्स में। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, फरसूदगी, मतलब जिसे हम कहते हैं कि एसेट्स का डेप्रिसिएट होना। जब भी हमारे एसेट्स डेप्रिसिएट होते हैं और वो हर साल होते हैं, आमतौर पे ये फिक्स एसेट्स होते हैं, तो फिक्स एसेट्स जब भी कम होंगे, जब भी उनमें कमी आएगी तो उनकी वैल्यू में कमी आती है, उनकी वैल्यू गिर जाती है। अगर एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी तो हम एसेट्स को लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट तो डायरेक्टली फौरन से क्या होना चाहिए कि हमें एसेट्स में कमी कर देनी चाहिए। यानी कि डेप्रिसिएशन जब भी आपको चार्ज करने को कहा जाता है तो डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स में कमी का बाइस बनता है। तो एसेट्स तो फौरी तौर पे उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमें साल के एंड पे कम कर देने चाहिए, माइनस कर देने चाहिए। मींस कि कोई मशीनरी अकाउंट एसेट्स में लिखा हुआ है बतौर एसेट के, तो उस मशीनरी अकाउंट की वैल्यू में कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी? जितनी हमने सालाना डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंसेस में लिखी है। और हम ये जानते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में कमी आना हमारा एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन एक तरफ से हमारा एक्सपेंस है और दूसरी तरफ हमारे एसेट्स में कमी का बाइस बनता है, इसलिए हम इसको एक्सपेंस के तौर पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी साइड है? जहां पे हम अपने एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस में जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इसे जमा कर देंगे और एसेट्स में से इसको माइनस कर देंगे। ये है क्या असल में? ये हम अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन की है। कौन से एसेट्स हैं? जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स से मुराद के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स हैं, जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है। इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग
बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगी, मशीन्स पे डेप्रिसिएशन होगी, व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन होगी। व्हीकल्स मींस गाड़ियां जो बिजनेस में होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट जो डेप्रिसिएबल हो, लेकिन यहां लिख रहा हूं एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। हाँ, कई कबार ऐसा होता है कि सवाल में इकट्ठा लिख दिया जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जारी बात है वहां पे हम डेप्रिसिएशन लैंड की नहीं ले रहे होते, वहां बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं। लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो लैंड एक वाहिद फिक्स एसेट है, इसको हम बेसिकली कहते हैं नेचुरल एसेट। तो ये लैंड जो नेचुरल एसेट है, इसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जा सकती। इसके ऊपर इसकी वैल्यू में कमी करने का एक तरीका है, उसको हम कहते हैं डेप्लीशन। तो उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन हमें दरकार नहीं है, अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात चूंकि कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग पे, मशीन पे, व्हीकल्स पे, फिक्स एसेट्स पे। तो इन चीज़ों की वैल्यू में कमी आने को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब भी इनकी वैल्यू में कमी आएगी तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए हमें एसेट्स में से इसको माइनस करना होगा। और क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो ये खर्चा बन गया, ये लॉस बन गया, तो डेप्रिसिएशन को बतौर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे प्लस करना होगा, जमा करना होगा। जिस एंट्री की बुनियाद पे हम ये करते हैं, इसकी एडजस्टिंग एंट्री है। वो एंट्री ये है कि हम जब भी एक्सपेंस लिखते हैं तो एक्सपेंसेस हम जानते हैं डेबिट होते हैं। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे बतौर एक्सपेंस के डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और आप किस में कमी कर रहे हैं? एसेट अकाउंट में, तो यहाँ पे एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अमेरिकन अप्रोच में इसकी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स से समझाने के लिए हम यही करेंगे कि यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। एसेट अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट में कमी आ रही है। जब भी एसेट्स में कमी आती है हम जानते हैं कि उसको क्रेडिट ही किया जाता है। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जिसमें इजाफा हो रहा है, तो जब भी एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और उसका इफेक्ट हम जब अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे वो ये होगा कि एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इजाफा कर देंगे और एसेट्स की कमी की वजह से एसेट्स में डिडक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। एक और एडजस्टमेंट है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स किसे कहते हैं? बैड डेट्स से मुराद है आपके जो पैसे आपने वसूल करने, आपने क्रेडिट सेल की है, उस क्रेडिट सेल में आपने लोगों से उधार किया है, वो उधार का पैसा आपने वापस वसूल करना होता है। तो उधार का पैसा अगर आपको वापस वसूल हो जाए तो ठीक है, अगर वसूल ना हो तो वो बैड डेट कहलाता है। बैड डेट से मुराद कि हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान है ये, यानी कि ये एक्सपेंस है आपका। तो नुकसान हो, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी आते हैं हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देते हैं। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बतौर एक्सपेंस के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बैड डेट है। जो भी बैड डेट होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। और दूसरी बात, बैड डेट्स हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी का बाइस बनते हैं। आपने किसी से 1 करोड़ लेना है, उसमें से आपको 95 लाख मिल चुका है, बाकी 5 लाख के लिए आप कोशिश करते रहे, लेकिन वो आपको नहीं मिला। तो वो 5 लाख ने कमी किस में की? आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में। एक तरफ तो वो 5 लाख आपका नुकसान है और तमाम एक्सपेंसेस लॉसेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा किया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज़ आपके एसेट्स में कमी कर रही है, क्योंकि वो बैड डेट्स हैं, आपको काटना पड़ेगा वो 5 लाख, उसका खाता हटाना पड़ेगा कि बैड डेट लिख दिया अब ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स में कमी है। तो हमें इसे क्या करना होगा? बैलेंस शीट में मुतल्लिका एसेट्स, मतलब जो हमारा एसेट यहाँ पे कौन सा है मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ कि उसका नाम होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, या फिर उसका एक नाम होता है सन्ड्री डेटर्स। अकाउंट रिसीवेबल का ही दूसरा नाम है सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो हमारा होगा, हमारी डिडक्शन होगी एसेट्स की, ये कहाँ से होनी है? ये सन्ड्री डेटर्स में से या अकाउंट रिसीवेबल में से होनी है। तो अकाउंट रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर में कमी को हम बैड डेट्स कहते हैं या प्रोविजन फॉर बैड डेट कहते हैं। एक तरफ ये
हमारा होगा इसमें से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है, यहाँ से ये माइनस होगा, और दूसरी तरफ ये हमारा एसेट में कमी का बायस बनेगा। इसके दो इफेक्ट हैं। हर एडजस्टमेंट के आप अभी तक देख चुके हैं कि हमारे पास दो इफेक्ट हैं, और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट ही होते हैं। इसकी कोई मिसाल देने की खास ज़रूरत नहीं है, हमें ये बिल्कुल वाज़े मालूम है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अकाउंट्स रिसीवेबल और सन्डी डेटर्स में कमी आने की बात कर रहे हैं, किस वजह से कि हमने माल उधार पे बेचा लेकिन वो पैसे हमें रिकवर नहीं हुए, तो वो हमारा नुकसान है। इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बतौर लॉस ऐड कर रहे हैं और एसेट्स में कमी कर रहे हैं। इसकी जो एंट्री बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ जी, किस बुनियाद पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो बैड डेट्स एक्सपेंस के तौर पे हम यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा टू सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो हमारा एसेट है जिसमें कमी आई है, तो उस एसेट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। जब भी एसेट कम होता है क्रेडिट हो जाता है, इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ये इसकी एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट। सन्ड्री डेटर क्रेडिट हुआ एसेट में कमी की वजह से, और बैड डेट यहाँ पे डेबिट हुआ एक्सपेंस में लॉसेस में इजाफे की वजह से। तो ये हमारी प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स मुकम्मल होगी। नेक्स्ट है एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट बिल्कुल सादा सी है, सिंपल सी है, कि अगर आप समझते हैं कि आपको डेटर्स पे कोई डिस्काउंट देना पड़ा, तो इसकी दो शेप्स हो सकती हैं। ये बतौर इनकम भी आ सकता है, ये बतौर एक्सपेंस भी आ सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट इन डेटर है तो आपका नुकसान है, डिस्काउंट इन क्रेडिटर्स है तो आपकी आमदनी है। तो अगर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इन डेटर्स है तो उस सूरत में क्या होगा, ये मैं पहले मेंशन कर देता हूं। डिस्काउंट इन डेटर्स, तो उस सूरत में एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए कि अगर डिस्काउंट इन डेटर्स आता है तो डिस्काउंट इन डेटर में हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे डेटर्स में कमी आ जाती है। हमारे डेटर्स मतलब वो रिसीवेबल जिसे हम कहते हैं, रिसीवेबल में हमारे कमी आ जाती है। जब भी रिसीवेबल में कमी आएगी तो उसका मतलब ये होता है कि ये एसेट्स में कमी आ रही है, और रिसीवेबल में कमी आने से मुराद ये भी है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपको वो पैसे जो आपके रिसीवेबल हैं वो नहीं मिल रहे। कई बार बैड डेट होते हैं, कई बार हमें खुद छोड़ने पड़ते हैं, जो आपने खुद छोड़े हैं वो आपका नुकसान है। तो जो भी नुकसान इसमें होगा उसकी प्रोविजन हम रखते हैं कि पॉसिबल है कि ये डिस्काउंट देना पड़े, तो हम उसको नुकसान में लिखते हैं। तो ये अगर नुकसान है तो जाहिर बात है इसको हमें प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्योंकि ये डेटर्स में से नुकसान हो गया। तो डेटर्स हमारे एसेट थे, एसेट में जब भी कमी आए हमें नुकसान होता है, तो एसेट्स में भी कमी करनी पड़ेगी, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो उसमें भी इजाफा होगा, हमारे लॉसेस में इजाफा होगा। और इसकी एंट्री भी बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये जो डिस्काउंट है, हम जानते हैं कि जब भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट कर दिया जाता है, और क्रेडिट भी यहाँ पे किसे किया जाएगा, उसी सन्डी डेटर को जिसमें से ये कमी हुई है। सन्डी डेटर यहाँ बतौर एसेट अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड की सूरत है कि आपने डेटर्स में कमी की है, डिस्काउंट इन डेटर मतलब आपको नुकसान हुआ है। इसका दूसरा इफेक्ट हो सकता है क्या कि डिस्काउंट इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब आपको भी तो डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये डिस्काउंट हमारा फायदा होगा, हमारी इनकम होगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इफेक्ट किया और बैलेंस शीट में, बिल्कुल वैसे ही हमें डिस्काउंट इन क्रेडिटर्स की सूरत में भी इसको करना होगा। अब यहाँ क्या होगा, डिस्काउंट इन क्रेडिटर्स में अगर क्रेडिटर्स में डिस्काउंट होता है तो वो हमारी इनकम में इजाफा है। इनकम में इजाफा कैसे है कि आपने किसी को पैसे देने थे, आपने उसमें से कोई पैसे छुड़वा लिए हैं, कुछ कम करवा लिए, कोई डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है हमारी आमदनी होती है। आमदनी को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इसे प्लस कर देंगे। और दूसरा, क्योंकि ये डिस्काउंट है, आपके लाइबिलिटीज में कमी का बायस बनेगा, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को जो पैसे देने होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हम यहाँ लाइबिलिटीज में कमी कर दें। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुराद क्या है? यानी कि मालिक ने, ऑनर्स ने जो सरमाया बिजनेस को दिया है, क्या उस सरमाए पे बिजनेस ने इंटरेस्ट अदा करना है? ये चीज़ें पहले से तयशुदा होती है कि अगर मालिक बिजनेस से उस सरमाए पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब वो इंटरेस्ट किसे पे करना है? क्योंकि कैपिटल बिजनेस ने लिया है तो बिजनेस को ही वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर बिजनेस इस इंटरेस्ट को पे कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और हम हर एक्सपेंस को उसके डेबिट साइड पे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जमा कर देते हैं। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। और दूसरी बात कि ये अभी अगर पे नहीं किया, मतलब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने ये पे करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी लायबिलिटी रखेंगे। अगर इंटरेस्ट पेएबल हो, अगर पे ना किया हुआ हो, तो लायबिलिटीज में भी ऐड किया रहता है। तो इसका दूसरा इफेक्ट है कि इसको हम लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो आ गया। जी, ये एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट बिजनेस ने पे करना है, और ये इंटरेस्ट पे किसको करना है? हमने मालिक को पे करना है, क्योंकि उसने बिजनेस को कैपिटल दिया है। अगर पहले से बिजनेस में अगर कोई चीज़ तय है कि मालिक को बिजनेस के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस का जो है वो एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा, नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में हम जानते हैं कि ड्राइंग्स वो पैसा है जो मालिक जो है बिजनेस से ले जाता है। अगर मालिक बिजनेस से कोई पैसा ले जाए तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो हमने ये बात डिस्कस कर रखी है, और हम जानते हैं कि ड्राइंग्स वो उधार है जो बिजनेस से मालिक ने लिया। तो जारी बात है कि अगर इस पे इंटरेस्ट होगा तो फिर ये इंटरेस्ट मालिक बिजनेस को देगा। अब वो इंटरेस्ट जो बिजनेस को रिसीव हो जाए वो बिजनेस की आमदनी है। तो आमदनी को फिर हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा करते हैं। तो इसे अगर ऐसा केस होगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बतौर इनकम के दर्ज कर देंगे कि ये हमने इंटरेस्ट जो है वो मालिक से वसूल करना है, हमारी आमदनी है, हमारा राइट है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो फिर हम उसे अपना एसेट भी लिखेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट में आएगा तो उसका मतलब यही होता है कि अभी तक नहीं मिला। जो चीज़ रिसीवेबल है और अभी तक आपको नहीं मिली तो वो आपका एसेट कहलाती है। तो इसलिए हम इसको अपने एसेट में लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बिजनेस को मिलती हैं, बिजनेस की आमदनी है, मालिक के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनकम के तौर पे जमा करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एसेट भी है, जब तक नहीं मिलेगा हम इसको एसेट साइड पे जमा कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी करेक्शन ऑफ एनी एरर। इससे पहले क्लोजिंग स्टॉक पे चले जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक पे हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं। क्या एडजस्टमेंट हो सकती है क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे पास आता है एडजस्टमेंट्स में, तो उसका हम लोग जानते हैं पहले से कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो, अगर एडजस्टमेंट में ना दिया हो तो भी मैं बताता हूँ क्या करेंगे उसका, और अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो क्या करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में हो तो हम उसे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जमा कर देते हैं। तो ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जमा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जहाँ पे सेल लिखी होती है वहीं पे ऐड करना होता है, यानी कि सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों आइटम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। सेल भी ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग स्टॉक भी। और इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक हमारे बचे हुए गुड्स होते हैं। तो बचे हुए गुड्स जितने भी हैं वो हमारा असासा होते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, इसलिए हम उनको एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में ना दिया हो, ट्रायल बैलेंस के नीचे सेपरेट करके दिया हो, आमतौर पर ऐसे ही दिया होता है, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे हम इसको जमा कर देते हैं। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ना दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तो ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको एसेट में लिखेंगे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा
एसेट होगा, फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते। यानी कि ये फर्स्ट जो होगा ये नहीं होगा। प्रैक्टिस में ये चीज़ें आती हैं कि कई बार क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दे दिया जाता है, तो उस सूरत में सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक हर सूरत हमारा एसेट होता है, तो उसको एसेट्स में ज़रूर लिख देंगे, फिर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई मुकम्मल। इनमें जो चीज़ एंट्रीज के तौर पर रहती हैं वो मैं लिखता हूँ। तो ये एंट्रीज हमारी सारी की सारी मुकम्मल हो गई। लास्ट एंट्री हमारी क्लोजिंग स्टॉक की, कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखना है। ये हमारी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज हैं। इनमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज अभी की हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने अभी पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको हम प्लस करते हैं, और क्योंकि ये भी पे नहीं हुआ होता इसलिए लाइबिलिटीज में हम इसको प्लस कर देते हैं। अच्छा, अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बतौर एक्सपेंस के डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज में भी इजाफा हुआ है, यानी कि लाइबिलिटीज में ऐड हुआ ही है, तो हमें इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट करना है। हम इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, ये हमने अभी तक पे नहीं किया। इसके नीचे जो एंट्री है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इसको जमा करते हैं। वजह यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की आमदनी होती है। अगर ये बिजनेस की आमदनी है तो आमदनी की साइड पे, यानी कि इनकम की साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। और चूंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, एडजस्टमेंट में आने का मतलब ये है कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो हमें इसे अपने एसेट की साइड पे लिखना होगा कि ये हमारा एसेट है। और एंट्री में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा हुआ है। रिसीवेबल एक एसेट है, तो एसेट की वजह से हमने इसको डेबिट किया। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारी इनकम है, इसलिए इनकम के तौर पे हमने इसे क्रेडिट किया है। उसके बाद एक एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक की। यहाँ पे जो गुड्स अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें इजाफा हो रहा है, ये हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए हम इनको डेबिट कर रहे हैं। जब भी एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि हमारे एसेट्स जो है वो उनमें काउंटिंग में इजाफा हो गया।
और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड करते हैं सेल्स के साथ। तो इसलिए हम इसको क्रेडिट किया है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसको हम जमा कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दो ही चीजें आती हैं, एक सेल्स होती है वो भी क्रेडिट होती है, और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं और उनकी एंट्रीज हैं। एक एडजस्टमेंट यहाँ जो लिखी हुई है ये है करेक्शन ऑफ एनी एरर। तो करेक्शन ऑफ एनी एरर से मुराद ये है कि कोई गलती हो जाती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ ये होगा करेक्ट एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करेक्ट कर दें। तो इसका इफेक्ट सिर्फ यही है कि इनके सपोज गलती क्या होती है, गलती हो सकती है कि हमने वेजिस का पैसा सैलरीज में डाल दिया, या हमने सैलरीज का पैसा वेजिस में डाल दिया। तो वो कहा जाएगा कि ये इतने पैसे वेजिस के सैलरी में डल गए हैं, ये सैलरी के वेजिस में डल गए हैं, तो इधर से निकाल दें उधर ऐड कर दें। इसका मतलब कि कोई पैसे अगर सैलरी के वेजिस में डाले गए हैं तो हमें क्या करना होगा, वेजिस में से माइनस करने होंगे और सैलरीज में ऐड करने होंगे। तो ये है करेक्शन ऑफ एनी एरर। किसी किस्म की भी कोई एरर हो सकती है जिसको एडजस्ट करना पड़े।